हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 की हमारी एनसीईआरटी चल रही है ज्योग्राफी की। उसमें हमने पिछले 8 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। ये मेरा 9वां चैप्टर है जिसका नाम है रेगिस्तान में बेसिकली जीवन। इसको जानने से पहले इसका एक बार रेफरेंस देख लेते हैं कि इसमें हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं। हम इसमें जानेंगे कि रेगिस्तान बेसिकली क्या है, जो रेगिस्तान है इसके टाइप कौन कौन से हैं। इसमें गर्म रेगिस्तान जो कि सहारा है। हम इसके भूभाग के जो क्षेत्रफल हैं इनको देखेंगे कि इनका क्षेत्रफल कितना है, ये कितने देश से होकर के इनका जो सीमा है ये कितने देश से होकर गुजरता है। यहाँ पे हम ये भी जानेंगे कि इस पे जो चट्टानें हैं इनकी जो बालू से निर्मित जो चट्टानें हैं इनकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, मैक्सिमम ऊंचाई कितनी है। यहाँ पे जो अफ्रीका कॉन्टिनेंटल आपको दिख रहा है यानी कि अफ्रीका महाद्वीप जो आपको दिख रहा है, इसमें सहारा मरुस्थल के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि ये कैसे होकर गुजरती हैं, यहाँ पे किस प्रकार की इनकी स्थिति है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सहारा की जो जलवायु है बेसिकली क्या है। यहाँ का जैसे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है दिन के समय, इनके बारे में भी हम देखेंगे। यहाँ पे हम ये भी जानेंगे कि जो वनस्पति जात एवं प्राणी जात यहाँ मिलते हैं। वनस्पति जात मतलब ये होता है कि यहाँ पे किस प्रकार के वृक्ष यहाँ पे मिलते हैं, किस प्रकार के यहाँ पे जानवर मिलते हैं, जैसे लकड़बग्घा, ऊँट, इस प्रकार के यहाँ पे जानवर मिलते हैं। इन जानवरों के बारे में भी हम जानेंगे कि आखिर यहाँ पे निवास क्यों करते हैं। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो जलवायु है काफ़ी कष्टकारी है, इसके बावजूद भी यहाँ पे जो लोग रहते हैं वे कौन हैं, किस प्रकार की जनजाति यहाँ पाई जाती हैं, वे किस प्रकार के जानवरों को यहाँ पे पालते हैं और किस किस प्रकार इनका यूज करते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। जो सहारा में मधु उद्यान है, ये मधु उद्यान बेसिकली होते क्या हैं इनके बारे में भी हम देखेंगे। यहाँ पे जो तेल की खोज है ये संपूर्ण विश्व में किस प्रकार अत्यधिक मांग उत्पन्न कर रही है अफ्रीकी महाद्वीप में जो देश हैं। और सेकेंड हम बात करेंगे कि जो ठंडे रेगिस्तान जैसे लद्दाख है जो कि हमारे भारत में है, इन रेगिस्तान के बारे में जानेंगे कि इनकी जो एरिया है किन पर्वत श्रेणियों के बीच है, जैसे काराकोरम और जास्कर के बीच ये स्थित हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे जो ग्रैंगी हिमानी है ये बेसिकली कहाँ पे स्थित है। हम कारगिल के बारे में भी देखेंगे। उसके बाद से हम यहाँ पे जो लद्दाख की जो मैप में आपने देख रहा होगा कि जिसे सियाचिन हिमनद है, इनके बारे में डिटेल्स जानेंगे कि यहाँ पे कौन सी यहाँ पे दर्रे पाए जाते हैं, किस प्रकार की नदियाँ यहाँ पे निकलती हैं, जैसे सिंधु हो गई, श्योक हो गई, इन नदियों के बारे में भी हम जानेंगे। और यहाँ पे जो वनस्पति जात हैं यानी कि ठंडे प्रदेशों में जो वनस्पति जात उगते हैं यानी कि जो वृक्ष उगते हैं उनके बारे में देखेंगे। जो प्राणी जात यहाँ पे उगते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। प्राणी जात मीन्स ये होता है कि यहाँ पे किस प्रकार के जानवर निवास करते हैं, कौन कौन से जानवर यहाँ पाए जाते हैं। या और ठंडे प्रदेशों में जो लोग रहते हैं उनके बारे में देखेंगे कि यहाँ पे जो मुसलमान और बौद्ध की स्थिति है अधिक, यहाँ पे जो जो लोग रहते हैं यहाँ पे वो बेसिकली मुसलमान और बौद्ध लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे जो मठें स्थित हैं जैसे थिक्से मठ हो गया, यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, ये थिक्से मठ हैं। इन मठों के बारे में जानेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से मठ यहाँ पे बनाए गए हैं। यहाँ पे जो महिलाएं हैं अपनी किस प्रकार वेशभूषाओं को अपने पास दर्शाती हैं, उनकी इसी की वजह से यहाँ पे किस प्रकार पर्यटन के लिए देश विदेश के लोग यहाँ पे आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो लद्दाख के लोग हैं ये शताब्दियों से प्रकृति के साथ अपने समन्वय एवं संतुलन करना कैसे सीखा है। और लास्ट में हम देखेंगे कि जो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जैसा कि हमने हर चैप्टर में किया है कि जो शॉर्ट आंसर और मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पे दिए गई हैं और साथ में जो मिलान यहाँ पे दिया गया है और कारण बताइए, इन सारे क्वेश्चन को हम एक डिटेल से एनालिसिस करेंगे। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ये बात आप जानते ही हैं कि पेड़ पौधे, पशुएं एवं मनुष्य के लिए जल जो है उसके बिना जीवन संभव नहीं है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चलने के लिए घास ना हो और न ही फसलों के उगाने के लिए जल हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन जो है वो कठिन ही होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे कि जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी अपना जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं तो कुछ स्थान बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं इनका जो टेम्परेचर हो वो काफ़ी हाई होता है। टेम्परेचर के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। यहाँ हम बात करते हैं कि रेगिस्तान बेसिकली होते क्या है। यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति की होती है। यानी यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हाई होता है और यहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं वो काफ़ी विरल होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नेक्स्ट पे आते हैं कि गर्म रेगिस्तान जिसका नाम है सहारा, वो बेसिकली क्या है। यहाँ पे आपको रेगिस्तान जो सहारा है उसका आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा, ये सहारा रेगिस्तान है। विश्व में विश्व एवं अफ्रीकी महाद्वीप के मानचित्र को हमने देखा है एटलस में। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का हमको उसमें देखना है कि वो कहाँ पे है। आपको एटलस में इसको देखना है कि सहारा रेगिस्तान जो है वो उत्तरी अफ्रीका में उसकी जो स्थिति है वो क्या है। यह विश्व की सबसे बड़ी रेगिस्तान है। ये लगभग इसकी जो क्षेत्रफल है वो लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर तक इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। यहाँ आप ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो लगभग 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब आप सोच सकते हैं कि ये इसकी जो क्षेत्रफल वो कितना होगा।
सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश अगर बात करें कौन कौन से देश हैं, ये जो है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान और ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा के देश हैं जो कि इनसे घिरे हुए हैं। सहारा रेगिस्तान के चारों ओर ये रहते हैं। इनकी संख्या लगभग 11 है। ठीक है, 11 देशों से ये घिरे होते हैं। अब रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता होगा, लेकिन सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ नहीं बल्कि बजरी के मैदान और नग्न चट्टान सतह वाली उत्थित पत्थर भी यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा कि ये पत्थर काफ़ी उत्थित होते हैं, यानी कि ऊपर की ओर होते हैं, काफ़ी कठोर होते हैं। और यहाँ की जो मिट्टी होती है वो काफ़ी बलुई टाइप में होती है, बजरी टाइप में होती है। ठीक है, ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है वो काफ़ी अधिक है। इसकी ऊंचाई लगभग 2500 मीटर के आसपास है। ठीक है, यहाँ पे जो एडिशनल फैक्ट दिया है वो क्या है, यहाँ पे दिया है कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु एवं बकरियाँ सामान्य जानवर यहाँ पे मिलते थे। परंतु यहाँ की जलवायु में परिवर्तन से ये बहुत ही शुष्क हो गया और यहाँ काफ़ी गर्म, इसका जो टेम्परेचर था वो काफ़ी गर्म हो गया और इसको इस स्थिति में डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे परिवर्तन होकर के यहाँ का जो जलवायु हो काफ़ी गर्म हो गया और शुष्क हो गया। आपको फिगर में दिख रहा होगा कि ये जो है ये अफ्रीका है। यहाँ पे जो सहारा रेगिस्तान है वो काफ़ी, देखिए आपको इसका क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 11 देशों से इसकी सीमा लगती है। आपको हमने ऊपर बताया ये कहाँ पे स्थित है, ये अफ्रीका में स्थित है। आपको जानना आवश्यक है कि ये कहाँ पे स्थित है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे हिंद महासागर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका एशिया है, यहाँ पे कर्क रेखा इससे बीच से होकर जाके गुजरती है। ठीक है, अब हम आते हैं, यहाँ पे मकर रेखा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मकर रेखा है। ठीक है, अफ्रीकी ही एक ऐसा मात्र देश है जहाँ से तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। यहाँ पे फिर से एक एडिशनल फैक्ट है, इसमें जानना होगा कि सहारा में, सहारा के जो अल जीजिया है यानी कि अल अजीजिया क्षेत्र जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का जो सबसे अधिक टेम्परेचर 1922 में मापा गया था, जिसका टेम्परेचर था लगभग 57.7 डिग्री सेल्सियस। अब हम अपने नेक्स्ट पे आते हैं जो कि टॉपिक है जलवायु। यहाँ का जलवायु बेसिकली कैसा है। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित और निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेज से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय इनका जो टेम्परेचर है वो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुँच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ जो है वो गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं, तब जो टेम्परेचर है वो गिर करके लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है रात के समय। यानी दिन के समय इसका टेम्परेचर कितना होता है, 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, लेकिन रात के समय इसका जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस हिमांक होता है, यानी कि काफ़ी ठंडा होता है रात में। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें कि वनस्पति एवं प्राणीजात यहाँ पे कैसे रहते हैं। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कौन कौन आता है, कैक्टस आता है, खजूर आता है। इनके पेड़ एवं एकेसिया यहाँ पे पाए जाते हैं, ये भी एक तरह से वृक्ष ही है। यहाँ पे कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूरों के पेड़ से घिरे हरित द्वीप भी पाए जाते हैं। यहाँ पर सहारा मरुस्थल में जो वृक्ष पाए जाते हैं, आपको इसका फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये किस प्रकार के कटीले यहाँ पे पेड़ हैं, जो कि यहाँ ऊपर हमने बताया कि कौन कौन से यहाँ पे पेड़ मिलते हैं, जिसमें शामिल था कौन, कैक्टस, खजूर और एकेसिया जैसे वृक्ष यहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ हम देखें कौन से जानवर यहाँ पे रहते हैं कौन से, तो उसमें आता है ऊँट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू और सांपों की विभिन्न प्रकार की जातियाँ एवं छिपकलियों की जो विभिन्न प्रकार की जातियाँ होती हैं, इस प्रकार के जीव जंतु यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, ये आपका सहारा रेगिस्तान का मरुद्यान है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि लोग बेसिकली यहाँ पे कैसे रहते हैं। जो लोग यहाँ पे हैं, सहारा रेगिस्तान जो है वो कष्टकारी जलवायु से भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, यानी यहाँ का जलवायु जो है वो कष्टकारी होने के बावजूद भी यहाँ पे लोग निवास करते हैं। ये विभिन्न यानी कि भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें जो प्रमुख जो लोग हैं उनमें कौन कौन से हैं, इसमें बेदुइन है, तुआरेग है, ये यहाँ पे शामिल हैं। यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जनजाति कह सकते हो आप। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, ऊँट एवं घोड़े जैसे पशुधन को यहाँ पे पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है और उनकी खाल से ये पेटी, जूते और पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा इनको प्राप्त होता है। और यहाँ पे पशुओं के बालों का उपयोग ये लोग चटाई बनाने में करते हैं, कालीन, कपड़े, कंबल ये सब बनाने में इनका यूज करते हैं, उनके खालों का, उनके बालों का भी। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र यहाँ पे पहनते हैं, काफ़ी भारी होता है उनका वस्त्र।
सहारा में मरुद्यान एवं विश्व में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है, यानी कि रहने के लिए यहाँ पे लोग मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ यहाँ पे उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ और सेम जैसे यहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अब बात आती है यहाँ पे कि तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण यहाँ सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम जैसे तत्व यहाँ पे शामिल हैं। सहारा की जो सांस्कृतिक जीवन शैली है उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ले ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग यहाँ पे बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान अब ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चरवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर अपना जा रहे हैं, जहाँ वे तेल, गैस और इन सब कार्यों में अपना नौकरी करते हैं शहरों में जाकर के। यहाँ पे जो एडिशनल फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है क्या है कि जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है वहाँ गर्त बन जाता है। यानी जैसे मान लीजिए ये रेत है, अब यहाँ से कोई पवन आती है, हमने पिछले चैप्टर में क्लियर किया था कि जब पवनें आती हैं तो यहाँ से इन रेतों को उड़ा ले आती हैं और यहाँ पे एक गड्ढे टाइप पे बन जाता है। यहाँ पे ही बेसिकली बात कर रहा है। तो जो जल यहाँ पे जो गड्ढा बन जाता है इसमें जल जो है आकर के यहाँ पे भर जाता है। जब बारिश होती है वहाँ मैदान जो है बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इसके आसपास निवास करते हैं तथा खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें यहाँ पे उगाते हैं। कभी कभी यह मैदान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में जो टेफी लालेट है, ये जो मरुद्यान है ये काफ़ी विशाल है। ये लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब यहाँ पे आता है हमारा सेकेंड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। हमने गर्म रेगिस्तान के बारे में देख लिया जो कि सहारा है। अब हम आते हैं अपने ठंडा रेगिस्तान जो कि लद्दाख है, वो भी भारत में है। अभी हम इसका फिगर सहित देखेंगे कि ये क्या है। यहाँ पे हम आपको एक बार फिगर भी दिखा देते हैं। जो लद्दाख की बात कर रहा है ये बेसिकली यही है, यही जो है ठंडा रेगिस्तान इसको कहा जाता है जो कि लद्दाख में स्थित है। अब एक बार इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद से हम फिगर को डिटेल से एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे बात किया है कि जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में जो काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ हैं एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख नदी है जो कि यहाँ से होकर के बहती है। ये नदियाँ गहरी घाटियों एवं महाखंड गाज का निर्माण करती हैं। अभी इस गाज के बारे में और महाखंड के बारे में आगे एक टॉपिक आएगा, उसके बारे में जाने की गाज जो है बेसिकली होते क्या हैं, जो महाखंड होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, अभी यहाँ पे आपको शब्द केवल जान लेना है। ठीक है। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं जिसे हम ग्रैंगे हिमानी मेन यहाँ पे आती है। हिमानी की बात करें तो हिमानियों में जो सबसे मेन हिमानी है वो है गैंडी हिमानी। यहाँ आपको दिख रहा होगा ग्रैंगी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर के काराकोरम में 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई तक अधिक पाई जाती है। इसकी ऊंचाई लद्दाख की अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता यहाँ महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है, लेकिन जो रात में होता है, रात में टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीली ठंडा हो जाता है और तापमान लगभग हर समय यहाँ का -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही यहाँ पे रहता है। हम बात कर रहे हैं लद्दाख की। ठीक है। चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाया में क्षेत्र में आता है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। एक बार हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो एडिशनल फैक्ट है क्या है कि पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास यानी लद्दाख में स्थित है, जिसका नाम है द्रास। ठीक है। यहाँ पे एडिशनल फैक्ट भी दिया हुआ है कि लद्दाख बेसिकली नाम क्या है, यह जो है 2 शब्दों से बना हुआ है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ होता है देश, इसलिए इसे पर्वतीय देश भी कह सकते हैं। कि पर्वतीय यहाँ का जो स्थान है काफ़ी ऊंचा होता है, लद्दाख काफ़ी ऊंचे स्थान पर है। यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा लद्दाख का। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये जो है सियाचिन हिमनद है, यहाँ पे गिलगिट, ये है आपका गिलगिट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चीन की सीमा के साथ यहाँ पे लगता हुआ है लद्दाख। पहले ये तिब्बत एरिया था लेकिन अब चीन का हो गया है, पहले से तिब्बत भी कहते थे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है श्योक। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि श्योक नदी बेसिकली कहाँ से होकर बहती है या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है या राज्य में स्थित है, तो आप बोलोगे लद्दाख। यहाँ पे आपको सिंधु नदी दिखाई दे रही होगी, ये कुछ इस तरीके से बह के जाती है यहाँ से, यहाँ लद्दाख से होकर जाती है। ये 2 भागों में बांटे गए हैं जम्मू कश्मीर को। पहले हो गया लद्दाख, यहाँ पहले ऐसा नहीं था, एक हो गया लद्दाख, दूसरा हो गया जम्मू। यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसके सीमाओं का निर्धारण किया गया है। ठीक है।
यहाँ आपको रोहतांग दर्रा दिखाई दे रहा होगा, ये बड़ा लाचा दर्रा है जो कि आप बोलोगे जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे श्रीनगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी जोजिला दर्रा है जो कि ऊपर हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे जोजिला है। और ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है देहरा गोमपास। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सब शब्दों को। ठीक है, हम बात कर रहे हैं लद्दाख की। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट में, यहाँ पे मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष यहाँ पे बारिश होती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाएं एवं तेज जलाने वाले सूर्य तप का यहाँ पे अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक समय एक स्थान पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं, ऐसा इसमें अनुभव किया गया है। यहाँ पे एक एडिशनल फैक्ट फिर से दिया हुआ है, क्या है कि लद्दाख को खा पा चांद भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। ठीक है, ये शब्द याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में इसका मल्टीपल क्वेश्चन के जो एग्जाम होते हैं वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे खा पा चांद, इसका अर्थ होता है हिमभूमि। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि वनस्पति जात एवं प्राणी जात बेसिकली यहाँ पे किस तरह रहते हैं। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवर के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास एवं छोटी झाड़ियाँ यहाँ पे मिलती हैं। घाटी में सरपत पर एवं पॉपुलर के उपवन यहाँ पे देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ यहाँ पे पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं, जिसमें राबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक और रेवन एवं यहाँ हुप यहाँ पर भी एक पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। ये सब पक्षियां हैं बेसिकली, इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते यहाँ पे पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए यहाँ पे पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग हम पनीर एवं मक्खन बनाने में करते हैं। भेड़ बकरी के बालों का यूज हम उन्हीं वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। यहाँ पे फिर से एक एडिशनल दिया हुआ है, एक बार इसको देख लेते हैं। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्रायः जीव है। इसका शिकार सातूस नामक इसके ऊन के लिए यहाँ पे किया जाता है। जो वजन इसका होता है वो काफ़ी हल्का होता है और ये काफ़ी गर्म करता है, इससे बने कपड़े। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये लोग आखिर बेसिकली कैसे यहाँ पे लोग रहते हैं, कौन कौन से यहाँ पे लोग हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत एवं मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ यहाँ पे स्थित है। अगर यहाँ हम कुछ प्रसिद्ध मठों की बात करें तो उसमें आता है हमारा हेमिस, थिक्से, से एवं लामायुरु। ठीक है, ये प्रसिद्ध मठ हैं, आपको इसमें ध्यान रखना है। इसका नाम है हेमिस। कई बार मठों के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन मल्टीपल एग्जाम में आ जाते हैं। हेमिस, थिक्से, से और लामायुरु, ये हम बात कर रहे हैं लद्दाख की। ये सारे मठ जो हैं ये लद्दाख में स्थित हैं। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं सब्जल की यहाँ पे खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि वे छोटे छोटे व्यवसाय को भी संभालती हैं। अगर व्यवसाय की बात करें तो जैसे ये लोग दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की जो राजधानी है लेह, सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भली भत जुड़ी हुई है, यानी कि पूर्ण रूप से जुड़ी हुई है, जो कि सड़क और वायुमार्ग दोनों से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला से होते हुए कश्मीर घाटी तक जोड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जो है वो जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे जो थिक्से मठ है आपको दिख रहा है, इसका जो आकार है कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे इस तरीके से स्थित है थिक्से मठ, जो कि हमारा है लद्दाख में। ठीक है, यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन तथा देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। जो गोम्पा दर्शन है, घास के मैदान व हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षक हैं। यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा कि जो पारंपरिक वेशभूषा की लद्दाखी महिलाएं पहने हुई हैं, इनकी जो वेशभूषा है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, आधुनिकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययिता से इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। यानी इनको जितना ज़रूरत रहता है उतने ही लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, उतने ही ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, उतने ही पानी का इस्तेमाल करते हैं। जो ये लोग बैलेंस बना करके, यानी कि बैलेंस बना करके प्रकृति और स्वयं मानव के बीच अपने बैलेंस को बना करके ये लोग रखे हुए हैं, यही इनकी काबिलियत है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एडिशनल फैक्ट दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि मनाली लेह राजमार्ग दर्रा, जो मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है, जिसका नाम है रोहतांग ला, बड़ा लाचा ला और लून गोलाचा ला,
टंगलंगला। ये राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच ही खुलते हैं, जब बर्फ़ को मार्ग से हटा दिया जाता है। यानी कि जब बर्फ़ का सीजन आता है तो उस पर बर्फ़ जो है इस पर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही सीजन हटता है फिर से इन रास्तों को खोल दिया जाता है। ठीक है, इनका नाम है मनाली लेह राजमार्ग, जो कि 4 दर्रों से होकर के ये जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक और एडिशनल छूट गया है, उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत यानी कि विल्लो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो सबसे अच्छा बल्ला बनता है वो सरपत या विल्लो के पेड़ से बनता है। अब अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं। इसमें जो पहला है वो क्या है, ठंडा रेगिस्तान, जो कि कौन सा है, सहारा। और दूसरा कौन सा है, गर्म रेगिस्तान, जो कि है लद्दाख। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये क्या है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। तो आप बोलोगे कि जो सहारा रेगिस्तान है वो हमारे अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। जैसा कि हमने बताया, ये 11 जो देश हैं उनसे लगे हुए हैं, 11 देशों से ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंटल है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये है कि लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थिति क्या है। तो आप बोलोगे कि लद्दाख रेगिस्तान अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जो जलवायु है ये काफ़ी शीतल है और शुष्क है। यहाँ वायु परत काफ़ी पतली होती है, जिससे सूर्य की जो गर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है यहाँ पे। यह हिमालय क्षेत्र में यह हिमालय क्षेत्र है जो कि अधिक ठंडा रहता है। यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो लगभग -40 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है, और जिस वजह से यहाँ जो है वो वर्षा काफ़ी कम होती है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है कि लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या है। तो आप बोलोगे कि जो प्रमुख आकर्षक हैं वो कौन से हैं। पहला हो जाएगा गोपा दर्शन, गोपा दर्शन। ठीक है, पर्यटक के लिए है। दूसरा क्या हो जाएगा, घास के मैदान और हिमनद की सैर। और तीसरा हो जाता है हमारा उत्सव और अनुष्ठानों को देखना, जो कि वहाँ पे बौद्ध लोग रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ की परंपराओं को देखना। यहाँ पे जो मेरा पांचवा क्वेश्चन है वो क्या है कि सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। तो आप बोलोगे सहारा रेगिस्तान एक गर्म रेगिस्तान है, जहाँ धूल भरी आंधियाँ और गर्म हवाएं यहाँ पे चलती हैं। उनसे बचने के लिए सहारा रेगिस्तान के लोग जो हैं वो काफ़ी भारी वस्त्र जो है वो पहनते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताना है हमको। तो यहाँ पे जो बनते हैं वो हैं सरपत, जैसा हमने पहले बताया कि सरपत से हमारा जो बैट है वो बनता है, बैट। तो यहाँ पे जो सबसे पहला हो जाएगा सरपत, दूसरा हो जाता है पापलर, तीसरा सेब, चौथा खुबानी, और लास्ट में अखरोट यहाँ पे मिलता है। ये पेड़ यहाँ पे मिलते हैं। अब आते हैं अपने मल्टीपल क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो पहला है वो क्या है कि सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है। सहारा जो है, तो अब ये जो है अफ्रीका है, सॉरी ये अफ्रीका है। तो जो सहारा मरुस्थल यहाँ पे है, यानी ये उत्तरी भाग में स्थित है। तो आप बोलोगे कि जो सहारा मरुस्थल है वो अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड की तरफ। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो आप बोलोगे सहारा जो है वो गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड की तरफ। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं। तो आप बोलोगे कि ये लोग जो हैं वो बौद्ध और मुसलमान, ये यहाँ के निवासी हैं अधिकांश। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कि रेगिस्तान की विशेषता बेसिकली क्या होती है। तो यहाँ पे जो विरल वनस्पति है ये इसकी विशेषता होती है। ठीक है, ये जो यहाँ की जलवायु होती है वो काफ़ी शुष्क होती है और गर्म होती है, इसलिए यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं वो विरल होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है कि लद्दाख में हेमिस मठ, हेमिस जो है क्या है, तो ये बौद्ध मठ है, आपको पता ही है, हमने ऊपर बताया इसको। और छठा क्या है कि मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध था। तो आप बोलोगे कपास के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो तीसरा दिया है इसको मिलान करना है, जैसा कि हम हर क्वेश्चन में करते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो पहला दिया है मरुद्यान, मरुद्यान क्या है, तो मरुद्यान बेसिकली है जल के साथ गर्द। ठीक है, जल के साथ गर्द, हमने बताया था जैसे कोई हिमनद है, उसके बाद से रेगिस्तान में कोई बालू का टीला है, हवाएं ऐसे चलती हैं, हवाएं चलने के साथ ये बालुओं को उड़ा ले जाती हैं। उड़ाने के बाद ये इसका जो आकार होता है कुछ इस तरीके से हो जाता है। फिर जब वर्षा ऋतु आती है तो यहाँ पे पानी भर जाते हैं, और इसी से मरुद्यान का होता है। यहाँ पे जो पेड़ पौधे उगते हैं उसके माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे नमी बनी रहती है। ठीक है, अब सेकेंड यहाँ पे आता है कि बेदुइन, बेदुइन बेसिकली क्या है, ये यहाँ पे जनजाति है जो कि कहाँ पे है, सहारा में रहती है। ठीक है, अब मेरा तीसरा क्या है, तेल। तेल क्या है, तेल लीबिया प्रसिद्ध है। ठीक है, लीबिया देश है जहाँ पे तेल के भंडार हैं। ग्रैंगरी, ग्रैंगरी क्या है, तो ये हिमनद है बेसिकली। और लामायुरु क्या है, लामायुरु बौद्ध मठ है, जैसा कि हमने ऊपर बताया। ठीक है,
अब आते हैं कारण बताइए क्वेश्चन पे। तो इसमें दिया है पहला क्या है कि रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति होती है, ऐसा क्यों होता है। तो आप बोलोगे कि रेगिस्तान अधिक ठंडे और अधिक गर्म होते हैं, यहाँ वर्षा काफ़ी कम होती है, यहाँ की ज़मीनें वनस्पतियों के लिए अनुकूल नहीं होती हैं, अतः रेगिस्तान में जो वनस्पति होती है वो काफ़ी कम होती है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा मेरा क्वेश्चन सेकंड जो क्वेश्चन है क्या है कि सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तो आप बोलोगे कि सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र इसलिए पहनते हैं क्योंकि वहाँ धूल भरी आंधियाँ आती हैं, दिन में गर्म हवाएं चलती हैं और रात में तापमान जो है काफ़ी ठंडा हो जाता है। इन सब से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो चैप्टर है ये यहाँ पे समाप्त होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।